Hello guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing well, and today we are going to continue with our distributed system playlist. And in last video we have discussed about its definition, advantages, disadvantages and real life example. Now we are going to discuss about its type and security and the attack that can be possible on distributed system. तो यहाँ पे दो टाइप के डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स होते हैं। तो अगर हम टाइप्स को डिफाइन करें, टाइप्स का मतलब ये है कि जो हमारे नोड्स होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के अक्रॉस जो कि कनेक्ट होते हैं, तो वो किस वे में कनेक्ट होंगे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन किस के अकॉर्डिंग होगी, वो चीज़ हम टाइप्स के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करेंगे। तो पहला होता है हमारे पास क्लाइंट सर्वर सिस्टम। इसके नेम से पता लग रहा है, एक इसमें क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। ठीक है, तो क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट होता है जो कि रिक्वेस्ट करता है रिसोर्सेस के लिए, और सर्वर होता है जो उस रिक्वेस्ट को रिप्लाई करता है। और जो कंप्यूटर नेटवर्क के अक्रॉस नोड्स होते हैं, उनमें से ही कोई एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। अगर ये एक कंप्यूटर कोई रिक्वेस्ट एक्सेस कर रहा है इस कंप्यूटर नेटवर्क से, और डी जो है वो रिप्लाई करने वाला है, तो रिक्वेस्ट करने वाला ए क्लाइंट की तरह बिहेव करेगा और रिप्लाई करने वाला डी नोड सर्वर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब अगर क्लाइंट जो है, जो कनेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क पे, वो एक टाइम पे एक ही सर्वर के साथ कनेक्ट हो सकता है, जबकि सर्वर जो है वो मल्टीपल क्लाइंट की रिक्वेस्ट को रिप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत सिंपल सी टर्म लिखी हुई है कि सर्वर जो है वो प्रोवाइड कराते हैं रिसोर्सेस, क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं रिसोर्सेस को। तो ये तो हो गया क्लाइंट सर्वर सिस्टम, जिसमें एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। और सेम जो हमने कल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एक डायग्राम देखा था, जैसे मल्टीपल नोड्स कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होके एक इंडिविजुअल यूजर की डिमांड को पूरा करते हैं। ठीक है, तो सेकंड वाला जो आता है हमारे पास पीयर टू पीयर सिस्टम, इसमें हम क्लाइंट और सर्वर ना बनाकर सब नोड्स को इक्वल पार्टिसिपेशन देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी नंबर ऑफ नोड्स होंगे ए डी बी सी, सब के सब इक्वल पार्टिसिपेंट होंगे इसके अंदर। कोई क्लाइंट और सर्वर नहीं होगा, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल होगी। और अगर बाई चांस कभी किसी एक कंप्यूटर पे लोड मैक्सिमम हो जाता है, तो वो अपने अमंग नोड्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जिसकी वजह से जो उसके ऊपर लोड आया होगा ज़्यादा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये इजीली रिप्लाई कर पाएगा क्लाइंट की रिक्वेस्ट को। अब इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि जब इसमें कोई क्लाइंट और सर्वर नहीं होता, तो जो भी रिक्वेस्ट करेगा उसे उस टाइम पे क्लाइंट मान लेते हैं, और जो उसका रिप्लाई कर रहा होता है उसे सर्वर मान लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि टाइम t0 पे नोड ए जो है वो बी से कनेक्ट कर रहा हो, तो जो ए है वो क्लाइंट हो जाएगा, बी सर्वर हो जाएगा। ठीक है, वहीं मान लो 1 सेकंड के अंदर ये खत्म हो जाता है इनका प्रोसेस। लेकिन T2 पे क्या होता है कि इस बार बी जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो रिक्वेस्ट करने वाला क्या बन जाएगा? क्लाइंट बन जाएगा, और जो सिर्फ रिप्लाई करने वाला है वो ए था, तो ये क्या बन जाएगा? सर्वर बन जाएगा। तो इस तरीके से प्रोसेसिंग होती है पीयर टू पीयर सिस्टम में। इसके बाद आता है, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं क्लाइंट सर्वर को। इसमें क्या होता है, सर्वर की डेफिनेशन अगर हम कोई पूछे कि सर्वर एग्जैक्टली होता क्या है, तो उसे हम किसी घर डिफाइन करेंगे कि ये एक रनिंग प्रोग्राम है कंप्यूटर पे, जो कि एक्सेप्ट करता है रिक्वेस्ट किसी दूसरे प्रोग्राम की, जो कि किसी और कंप्यूटर पे चल रहा होगा या किसी और नोड पे रन कर रहा होगा। और सर्वर जो है वो सर्विस प्रोवाइड कराता है या फिर रिस्पॉन्ड देता है या रिप्लाई देता है क्लाइंट की रिक्वेस्ट को। सर्वर कंटिन्यूअसली रन कर रहे होते हैं, जबकि क्लाइंट जब भी एप्लीकेशन रन होगी और उसे कोई रिक्वेस्ट करनी होगी, तभी क्लाइंट का जो रोल होगा एप्लीकेशन में वो प्ले करेगा। ठीक है, सर्वर क्या रहेगा? हमेशा एक सर्वर मैक्सिमम मींस मोर देन वन क्लाइंट को एक टाइम पे रिप्लाई दे सकता है, कि क्लाइंट जो है वो एक टाइम पे सिर्फ एक सर्वर के साथ कनेक्ट हो सकता है। ये इसका यहाँ पे डायग्राम है, सिंपल डायग्राम। क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर से और सर्वर रिप्लाई कर रहा है क्लाइंट को।
इसके बाद यहाँ पे एक टाइम डायग्राम है जिसमें इस एरिया तक क्लाइंट ने फिर रिक्वेस्ट करता है, फिर इसमें ये एरो सर्वर की तरफ दिखाया गया है। इस फेज में सर्वर सर्विस प्रोवाइड करता है क्लाइंट को, उसके बाद उसे रिप्लाई दे देता है। उसके बाद फिर कंटिन्यू सर्व क्लाइंट जो है अपना काम कर रहा होता है, अगर उसे दोबारा से कोई रिक्वेस्ट चाहिए करनी हो तो वो दोबारा ग्राफ में जाएगा, फिर प्रोसेसिंग होगी उसकी रिक्वेस्ट की और वो रिप्लाई हो जाएगा क्लाइंट को। तो इस तरीके से इनकी प्रोसेसिंग चलती है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के। तो वो सबसे डिसएडवांटेज था वो था सिक्योरिटी पर्पस का। सिक्योरिटी का इशू इतना क्यों है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि जब हम नोड्स क्रिएट करते हैं तो वो एक कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं, और जब कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं तो अगर कोई उस कंप्यूटर नेटवर्क को किसी तरीके से अटैक कर पाएगा तो वो जितने भी कंपोनेंट्स उस नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हैं उन्हें इजीली इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये जो सबसे बड़ा इशू है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए, उसके लिए अभी काफ़ी टेक्निक्स यूज़ भी होने लगी हैं, जैसे एनक्रिप्शन, फायरवॉल्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन स्टिल इतनी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं हो पाती डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। तो अगर हम सिक्योरिटी को डिफाइन करें तो जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे सिस्टम पे या मेंटेन्ड हो रहे हैं उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और सिक्योरिटी में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होती है कॉन्फिडेंशियलिटी और दूसरी होती है इंटीग्रिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी दोनों ही रेफर करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है वो अनऑथराइज्ड एक्सेस या अनऑथराइज्ड यूज़र के पास ना जा पाए। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी बताती है कि कोई अनऑथराइज्ड यूज़र किसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, और इंटीग्रिटी कहती है कि है ना अनऑथराइज्ड एक्सेस को हमें प्रोटेक्ट करना है, कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस हमारे सिस्टम पर ना आ पाए। अगर आ जाता है तो कॉन्फिडेंशियलिटी कहती है कि किसी भी अनऑथराइज्ड यूज़र को हमें कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करानी है। एक बहुत फेमस अटैक है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में होता है, वो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारा यहाँ पे नेटवर्क है जिसके अक्रॉस कंप्यूटर्स कनेक्टेड है या फिर नोड्स, कुछ भी हो सकता है मल्टीपल नोड्स में। तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं अटैक करके, वो क्या करता है इस नेटवर्क पे एक टारगेट मशीन डिसाइड करता है। तो मान लो कि ए मशीन जो उन्होंने टारगेटेड मशीन सेट करी है, तो ये सारे के सारे कंप्यूटर मिलकर इस टारगेटेड मशीन को अटैक करेंगे। अटैक कैसे करेंगे, ये फ्लडिंग करेंगे, मीन्स नंबर ऑफ रिक्वेस्ट इसके इस नोड पे भेजेंगे, अपने टारगेट पे सेंड करेंगे। तो इतनी सारी रिक्वेस्ट एक टाइम पे अगर जाएगी तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा या फिर क्रैश हो जाएगा। जैसे कि ये किस तरीके से अकम्प्लिश किया जाता है, फ्लडिंग करके, किसको, टारगेटेड होस्ट को। और तब तक फ्लडिंग की जाती है जब तक या तो वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर दे या फिर क्रैश हो जाए। अब ये टारगेट किस किस टर्म्स में हो सकता है, टारगेट या तो कोई सर्वर हो सकता है या कोई ऑनलाइन वेबसाइट हो सकती है या फिर कोई भी अदर नेटवर्क रिसोर्सेज हो सकते हैं। इसके अलावा जब इन्होंने इस मशीन को टारगेट कर लिया और इसे सक्सेसफुल हो गए, इसे वल्नरेबल बनाने के लिए, मतलब कि इसके अंदर इन्होंने वायरस और इसे अटैक करके अपने अंडर में ले लिया। इसके बाद क्या करते हैं, ये इससे डोस मास्टर बुलाने लग जाते हैं। ठीक है, ये मास्टर क्या होता है कि ये फिर अटैक करता है जो भी इसके अलावा वल्नरेबल सिस्टम्स इस नेटवर्क पे कनेक्ट हैं उन्हें इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से ये पूरे नेटवर्क को इजीली हैक कर सके। फ्लडिंग एक चीज़ में हेल्प ये करती है कि अगर इतनी फ्लडिंग होने के बाद अगर कोई सिंपल यूज़र एक्सेस करता है उसके रिक्वेस्ट के लिए, तो पहले से ही उस सिस्टम के पास नंबर ऑफ रिक्वेस्ट पड़ी हैं जिसकी वजह से या तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है या क्रैश हो चुका है। तो कोई भी अलग से यूज़र उस पर्टिकुलर नोड से कभी सर्विस गेट नहीं कर पाएगा। अगर ये चीज़ किसी बिग कंपनी के सर्वर के साथ होती है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा सही होने में, मनी लॉस होगा बहुत हद तक, और इसके अलावा कुछ डिमांड्स भी हो सकती हैं, वरना सिस्टम में से
सिस्टम के डेटा में भी काफ़ी लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो ये सबसे फेमस अटैक है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। इसके अलावा सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम और मनी भी बहुत हद तक इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हमने करेक्टरिस्टिक कल पढ़ी थी कि एक्सटेंसिबल होता है और रिसोर्स शेयरिंग होती है, ये सब इसके एडवांटेजेस हैं, लेकिन डिसएडवांटेजेस सबसे इम्पोर्टेंट था वो था इसमें सिक्योरिटी का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और अगर आपको इसमें अभी कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन पूछना, तो आप कमेंट कर सकते हैं। वरना अगर वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी नॉलेज मिली हो, तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।